नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की। अब इसे बस स्कूल का एक सब्जेक्ट समझकर भूल जाइए। असल में ये पता है क्या है? ये इस ग्रह के साथ यानी हमारी पृथ्वी के साथ हम इंसानों के रिश्ते की कहानी है, हमारी अपनी कहानी। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए भूगोल का क्या मतलब होता था? यही ना कि देशों की राजधानियां रटो, नदियों के नाम याद करो। पर क्या सच में ज्योग्राफी बस इतना ही है? नहीं। चलिए आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि भूगोल असल में है क्या। तो चलिए एटलस के पन्नों से थोड़ा आगे निकलते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भूगोल हमारी इस दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। पहले क्या होता था? भूगोल मतलब जगहों को रटना। लेकिन आज असली भूगोल रिश्तों को समझने के बारे में है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कौन सी चीज कहाँ है, बल्कि ये पूछता है वो चीज वहीं पर क्यों है। और जानते हैं यही क्यों हमें सब कुछ समझाता है। शहर एक खास जगह पर ही क्यों बसते हैं, व्यापार के रास्ते वही क्यों बने, दुनिया में इतनी असमानता क्यों है। तो ये कोई रुकी हुई एटलस नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती लगातार बदलती हुई कहानी है। अब देखिए ज्योग्राफी की दुनिया में ना हमेशा से एक बड़ी बहस चलती आई है, और वो बहस ये है कि क्या ये जो फिजिकल दुनिया है, मतलब पहाड़, नदियां, मौसम, और जो इंसानी दुनिया है, हमारे शहर, समाज, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? इसी एक सवाल ने इस पूरे सब्जेक्ट को एक लंबा आकार दिया है। आमतौर पर होता क्या है कि भूगोल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक तरफ है फिजिकल ज्योग्राफी, जो जमीन, जलवायु, मिट्टी, मतलब जो भी नेचुरल चीजें हैं उनकी स्टडी करता है। और दूसरी तरफ है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम इंसानों की एक्टिविटीज, जैसे हमारी आबादी, हमारे शहर, इकोनॉमी, इकोनॉमी, इन सब पर फोकस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या हम सच में प्रकृति और इंसान को ऐसे अलग अलग करके देख सकते हैं? क्या वाकई कोई ऐसी लाइन खींची जा सकती है कि अच्छा, यहाँ प्रकृति खत्म हुई और यहाँ से इंसान शुरू हुआ? और मजे की बात देखिए, हम अनजाने में ही अपनी भाषा में पृथ्वी को इंसानी शरीर से जोड़ते हैं। हम कहते हैं ना, पृथ्वी का चेहरा, नदी का मुंह या तूफान की आंख। हमारी भाषा इस बात का सबूत है कि हम मन ही मन प्रकृति और इंसान को एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही मानते हैं। तो अब जब ये साफ है कि इंसानी और कुदरती दुनिया को अलग नहीं किया जा सकता, तो चलिए अब समझते हैं कि फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की असली परिभाषा क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ये फिजिकल दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच के रिश्ते की स्टडी है। और यकीन मानिए, इसी एक रिश्ते को समझकर हम आज की बड़ी बड़ी चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, शहरों का फैलना और संसाधनों का बंटवारा, इन सबको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को उसके बड़े बड़े थिंकर्स एक शक्ल देते हैं, है ना? तो चलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 ऐसे ही बड़े नामों और उनके आइडियाज को जरा देखते हैं। सबसे पहले हैं फ्रेडरिक रैटसिल। इन्होंने जोर दिया सिंथेसिस पर। मतलब उनके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का काम था समाज और पर्यावरण के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना और एक पूरी मीनिंगफुल तस्वीर बनाना। फिर आई एलन सी सेम्पल। इन्होंने बात की डायनामिज्म की। इन्होंने कहा कि ये जो रिश्ता है ना, ये कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाले डांस जैसा है, जिसमें एक तरफ है कभी न रुकने वाला इंसान और दूसरी तरफ है हमेशा बदलती हुई हमारी धरती। और फिर आए पॉल विडाल डी ला ब्लाश। इन्होंने एक नया आइडिया दिया पॉसिबिलिटीज का। मतलब इनका मानना था कि प्रकृति हमें किसी एक चीज के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि वो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस रखती है, कई संभावनाएं रखती है। और फिर हम इंसान अपनी समझ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन संभावनाओं में से चुनते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये जो मानव प्रकृति का रिश्ता है, ये असल में काम कैसे करता है। इसे एक 2 वे स्ट्रीट की तरह समझिए। एक तरफ हम इंसान प्रकृति को बदलते हैं, हम शहर बसाते हैं, सड़कें बनाते हैं, खेत उगाते हैं, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ प्रकृति भी हमें प्रभावित करती है। वहाँ का मौसम कैसा है, ज़मीन कैसी है, कौन सी रिसोर्सेज हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम कैसे रहेंगे, कहाँ बसेंगे और हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे घरों तक हर चीज़ को शक्ल देती है। अच्छा, इस रिश्ते का एक एक्सट्रीम केस समझने के लिए चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहाँ सारा कंट्रोल पूरी तरह से प्रकृति के हाथ में है। ये कहानी है बेंदा की।
बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ के घने जंगलों में रहता है और उसके लिए उसका गांव और आसपास का जंगल, बस वही उसकी पूरी दुनिया है। वहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं है। बेंदा की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पर ही टिकी है। वो पेंडा नाम की एक खास तरह की खेती करता है। खाने पीने का सामान सीधा जंगल से आता है और जिंदा रहने के लिए वो प्रकृति माँ की पूजा करता है। मतलब उसकी पूरी जिंदगी अपने आसपास के माहौल के साथ एक गहरे तालमेल में है। बेंदा की ये कहानी एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जब टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है तो प्रकृति ही तय करती है कि इंसान कैसे जिएगा। इंसान के पास बस एक ही ऑप्शन होता है, प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल लेना। जरा सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा है। क्या हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग के दम पर प्रकृति को, नेचर को पूरी तरह से जीत सकते हैं? या फिर क्या हमारे पास उसके बनाए नियमों को मानने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है? यही वो एक महान बहस है जिसने ह्यूमन ज्योग्राफी को वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि समय के साथ हमारी सोच कैसे बदली और सबसे जरूरी बात, आज ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बिल्कुल बुनियादी सवाल की जहां से ये पूरी बहस शुरू हुई। तो इस बड़े सवाल का पहला और कह सकते हैं सबसे जबरदस्त जवाब जो आया वो था संभववाद का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी सोच है जो इंसानी जज्बे और उसकी काबिलियत की कहानी कहती है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, नॉर्वे के एक शहर कारी की। अब सोचिए, नॉर्वे मतलब बर्फीली जमा देने वाली ठंड, लेकिन मजे की बात यह है कि वहां लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो वो रह रहे हैं बड़े बड़े शीशे के गुंबदों के नीचे, जहां आर्टिफिशियल हीटिंग से गर्मी पैदा की जाती है। खाना दुनिया भर से इंपोर्ट होके आता है। तो ये क्या है? अरे भाई, ये इंसानी दिमाग और टेक्नोलॉजी का साक्षात कमाल है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और कार्य का यही जीता जागता एग्जाम्पल है जो संभववाद, या जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, उस सोच को जन्म देता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, प्रकृति हमें बस कुछ मौके देती है, कुछ अवसर देती है, लेकिन उन मौकों का इस्तेमाल करके क्या क्या नई संभावनाएं बनानी है, ये पूरी तरह हम इंसानों के हाथ में है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हम इंसानों की आजादी की कोई सीमा ही नहीं है? क्या हम सच में जो चाहे वो कर सकते हैं? और बस यहीं पर इस कहानी में एक नया और बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। एक ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट दिया और उसे समझाया एक ट्रैफिक सिग्नल के उदाहरण से। सोचिए जरा, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुको, स्टॉप। मतलब प्रकृति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, एक लक्ष्मण रेखा है, उसे पार नहीं करना है। फिर आती है पीली बत्ती, जिसका मतलब है सोचो। कोई भी कदम उठाने से पहले उसके असर के बारे में, उसके अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लो। और फिर है हरी बत्ती, मतलब जाओ, गो, विकास करो, आगे बढ़ो, लेकिन सिर्फ तब जब वो हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए। तो आप देखिए, तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ है संभववाद जो कहता है कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ संभव है, और दूसरी तरफ है ये नया कॉन्सेप्ट नवनिश्चयवाद जो एक बीच का रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि भाई विकास करो, बिल्कुल करो, लेकिन प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए। ये सब कुछ एक बैलेंस की, एक संतुलन की बात है। और सच कहें तो ये संतुलन आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? बस एक बार अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद होना, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति की वही लाल बत्तियां हैं जिन्हें शायद हम काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई दो बड़ी विचारधाराएं, पर सोचने वाली बात यह है कि इस बहस ने वक्त के साथ साथ पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कैसे बदला। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरू में यह बस नई नई जगहों की खोज और उनके बारे में लिखने तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे इसमें स्टैटिस्टिक्स और मॉडल्स का इस्तेमाल होने लगा, और फिर 1970 आते आते भूगोल का फोकस इंसानी भावनाओं, सामाजिक न्याय और हमारे बर्ताव को समझने पर शिफ्ट हो गया। तो सवाल ये है कि इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? असल में ये सारे विचार आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, आज का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है
उसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये सिर्फ नक्शे बनाने या पहाड़ों के बारे में पढ़ने तक की बात नहीं रही। अब इसमें हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारी राजनीति और यहाँ तक कि हमारे शहरों और गांवों की प्लानिंग सब कुछ शामिल है। अगर सीधे सीधे कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी हमें आज की सबसे बड़ी चुनौतियों को समझने और उन्हें सुलझाने के टूल्स देता है, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज जैसा बड़ा मुद्दा हो या शहरों में बढ़ती गरीबी और असमानता। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमारे भविष्य के लिए इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? इस पूरे एनालिसिस का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी हमें ये सिखाता है कि इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, और असली तरक्की, असली डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम अपनी ज़रूरतों और पर्यावरण की सीमाओं के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना लें। और यहीं पर ये पूरी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि विकास और पर्यावरण के इस महान संतुलन को बनाने में हमारी और आपकी, मतलब हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक भूमिका आखिर है क्या? सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखें, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे।